क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा है, इसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। देखिए आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं महासागरीय अधस्थल का विस्तार। अब इसका मतलब समझ लीजिए, पहले तो इसका मतलब होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका ये भाग जो है वो महासागर का है। सपोज कीजिए आपका ये महासागर है, ठीक है, ये महासागरीय जल है। अब होता क्या है कि आपका जो महासागरीय अधस्थल का विस्तार, इसका मतलब यह है महासागर के अंदर जो आपका तल होता है, ये तल जो है उस तल के विस्तार से संबंधित बात कही गई है कि इस महासागर के अंदर जो तल है, इस तल के अंदर क्या विस्तार वाकई में होता है। विस्तार से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए आपका तल ये है और ये तल बढ़कर थोड़ा और बड़ा हो गया, इधर से भी बढ़कर थोड़ा और बड़ा हो गया। तो पहले छोटा तल था लेकिन धीरे धीरे इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। अब ऐसा हुआ है कि नहीं, इसी से संबंधित ये लेसन है। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय अधस्थल का विस्तार, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए महासागरीय अधस्थल की जो विस्तार की जो स्थिति है वो बताने वाले व्यक्ति का भी नाम मैं बताऊंगा, और कब इस सिद्धांत को या इस परिकल्पना को प्रतिपादित किया उसकी भी मैं बात करूंगा। देखिए अगर मान लीजिए न्यू टाइप में क्वेश्चन आ जाए कि सागरीय अधस्थल के विस्तार का, या कहे कि सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना का प्रतिपादन कब हुआ और किस व्यक्ति ने किया, तो आपको नाम लेना है। 1961 में एक व्यक्ति आता है हेन्स, ठीक है। हेन्स नाम के व्यक्ति ने 1961 के अंदर महासागरीय अधस्थल के विस्तार की जो परिकल्पना है उसके बारे में बताया था। मतलब पहली बार किसी व्यक्ति ने यह बताया था कि महासागर के अंदर का जो तल है वो तल भी विस्तारित होता है, या फिर हम कहें तल भी बढ़ता है आगे की ओर, ठीक है, या फैलता है। मतलब जमीन की जो सतह है महासागर के अंदर वो भी कहीं ना कहीं आगे की ओर फैलती है, वो भी अपने विस्तार को बढ़ाती है, ठीक है। तो पहली लाइन तो यही है हमारी, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु भी है। क्या लिखना है आपको, देखिए सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना का परिपादन, ठीक है। मतलब ये सागरीय अधस्थल विस्तार की जो परिकल्पना है, इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1961 में किसने किया था, हेन्स ने किया था। सागरीय अधस्थल विस्तार मतलब इस व्यक्ति ने पहली बार 1961 के अंदर एक परिकल्पना लेके आता है, उस परिकल्पना के बारे में बताता है, प्रतिपादित करता है उसे, और कहता है कि महासागरीय अधस्थल विस्तार मतलब महासागर के अंदर का जो तल है वो तल भी कहीं ना कहीं विस्तारित होता है, तल भी बढ़ता है, आगे की ओर सरकता है और अपने आकार को धीरे धीरे बढ़ाता रहता है। अब कैसे हेन्स ने बताया, उसने कुछ तर्क भी दिए। हेन्स के तर्क के अनुसार महासागरीय जो कटक होते हैं, मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझाऊंगा। हेन्स क्या कहता है, हेन्स ये कहता है कि भाई जब आप महासागर के अंदर जाओगे तो महासागर के अंदर होता क्या है। देखिए ये दूसरी लाइन होगी अपनी, और दूसरी लाइन को मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपका ये महासागर है। अब इस महासागर का अगर नीचे का भाग देखें तो नीचे के भाग के अंदर आपने देखा होगा पर्वत देखे होंगे, ठीक है, पर्वत जो बने हुए ये आपके महासागर के आंतरिक भाग की स्थिति है। इसे हम बोलते हैं कटक। क्या बोलते हैं, कटक। मतलब आपके जो पर्वतों की जो श्रृंखला होती है, उबड़ खाबड़ श्रृंखला, इस तरीके से कटक उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब इन कटकों की एक विशेषता है, ये कटक बने कैसे। इन कटकों का निर्माण हुआ है किससे, ज्वालामुखियों से, ठीक है। जब ज्वालामुखी से क्या निकलता है, लावा, तो इन लावों से इस प्रकार की उबड़ खाबड़ स्थिति तैयार हो जाती है, जिसे हम कटक का नाम देते हैं। ये आपके कटक है जो कि ज्वालामुखी उद्गार से हुए। अब होता क्या है, अब तर्क दे रहा है हेन्स किसका, सागरीय अधस्थल विस्तार का। मैंने ये तो बता दिया कि महासागरीय जो कटक बने हैं
जो पर्वतीय श्रृंखलाएं बनी है, कटक क्या होता है, पर्वतों की एक श्रृंखला जो आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो हेन्स क्या देता है तर्क कि आपके जो कटक है उन कटकों का निर्माण कैसे हुआ है, ज्वालामुखी से निकलने वाले लावे से। कटक तैयार हो गए। अब हेन्स क्या कह रहा है, हेन्स ये कह रहा है कि जो ये महासागरीय कटक बने हैं, इन कटकों के शीर्ष पर, इन कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है। मान लीजिए शीर्ष है, यहां से लावा क्या हो रहा है, उद्गार हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे लावा उद्गार हो रहा है। उद्गार होने से होता क्या है कि जब लावा उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या निकलता है, लावा। अब ये लावा कहां जाता है, नीचे की ओर जाता है। अच्छा, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एक प्रक्रिया होती है कंपन की, ठीक है, या कह दीजिए ज्वालामुखी विस्फोट। अब देखिए सीधी सी बात है, जब जमीन में विस्फोट होगा तो दरार तो आनी ही है। तो होता क्या है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो नीचे की जो सतह दिख रही है आपको, ये आपका महासागरीय तल है, ये तल, ठीक है, महासागरीय तल कह दीजिए आपको, है ना। ये जो तल है, इस तल के अंदर या कहे कि महासागर की परपट्टी मान लीजिए, ठीक है, महासागरीय परपट्टी। परपट्टी का मतलब क्या होता है, महासागर के अंदर की जमीन। इस जमीन में क्या पैदा हो जाता है, दरार पैदा हो जाती है इस तरह की, क्योंकि जब विस्फोट होगा तो जमीन तो कंपन करेगी। और कंपन से होता क्या है, कंपन से होता यह है कि महासागर के अंदर की जो परपट्टी है उसमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है, मतलब एक तरीके से दरार पैदा हो जाती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो लावा होता है ना, ये लावा आपका इन दरारों के अंदर क्या हो जाता है, भर जाता है। आगे बात समझ में, भर गया। अब होता क्या, आगे सुनिए। जब आपके इस लावे की मात्रा जब इन दरारों में प्रवेश करेगी तो होगा क्या, होगा ये कि ये जो लावा है, ये लावा जो है इस दरार में भरकर यहां की जो परपट्टी है और इधर की जो परपट्टी है, सपोज कीजिए ये इधर यहीं तक है और मान लीजिए परपट्टी यहीं तक है, यहां पर गहरी गहरी खाइयां हैं, सपोज कीजिए खाइयां, खाइयां, ठीक है, और इधर भी मान लीजिए आपके जमीन है और रिक्तिस्तान है, गर्त इस तरीके से बने हुए हैं ना। अब जब लावा निकलता है और इस परपट्टी की दरारों में प्रवेश करता है तो होता क्या है, ये लावा इस परपट्टी को इधर की साइड क्या करती है, धकेलती है। मतलब जब दरार के अंदर, सोचिए ये आपकी दरार है, इस दरार में जब लावा भरेगा तो होता क्या है, इधर की चट्टान इधर सरकेगी और इधर की चट्टान इधर सरकेगी, सीधी सी बात है। दरार के बीच में जब लावा भरेगा तो होगा क्या, ये जो चट्टान है वो इधर सरकेगी और ये वाली चट्टान इधर सरकेगी। मतलब ये जो चट्टान है वो इधर की ओर खाइयों की तरफ बढ़ेगी, ये जो चट्टान है वो इधर बढ़ेगी। क्यों, जो ज्वालामुखी से जो लावा निकला है, और ये दरार कैसे पड़ी है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उस विस्फोट से आपकी चट्टानों के अंदर दरारें पड़ जाती है और फिर जो लावा निकलता है वो इन दरारों में भर जाता है। जैसे ही भरता है तो वो क्या करता है, दोनों परपट्टी, दोनों साइड की परपट्टी, मतलब ये एक साइड और ये दो साइड, अब लावा इसमें भर गया। अब लावा क्या करेगा, इसमें भरकर इधर धक्का मारेगा इसको और इधर धक्का मारेगा, ठीक है। तो मतलब आपकी जो परपट्टी है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो लावा है, इन परपट्टियों को दोनों साइड क्या करता है, धकेलता है, ठीक है। जब धकेलेगा, अब सोचिए ये इसके अंदर दल के और ये इसको धकेल रहा है, अब ये यहां पहुंच गया और ये सड़क के यहां पहुंच गया। अब बीच की जगह खाली हो गई, ये बीच की जगह क्या हो गई, खाली हो गई। अब यहां पे लावा भर रहा है इधर इसके अंदर, ठीक है। अब जगह छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा, तो इसमें यहां पे जो जगह हो रही है यही तो कहलाता है विस्तार, यही क्या कहलाता है, विस्तार। मतलब महासागर अधस्थल के अंदर इस तरीके से दरारों के अंदर जब लावा भर जाता है तो दोनों परपट्टी, महासागर की दोनों परपट्टी को दोनों ओर धकेल देता है और नीचे की जो जमीन है उसे चौड़ा कर देता है, जिससे कि एक नई सतह का निर्माण हो जाता है और उसे ही हम महासागरीय अधस्थल के विस्तार के रूप में जानते हैं। बोलिए आगे बात समझ में क्लियर है, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो देख लेते हैं अपन। देखिए इसको किस तरीके से लिखना है। अब हेन्स तर्क दे रहा है, हेन्स क्या तर्क दे रहा है, अभी मैंने बताया आपको
हेंस के तर्क के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता है। इसी उद्गार से महासागरीय परपट्टी में दरार पैदा हो जाती है, विभेदन पैदा हो जाता है। ठीक है, जो दरार अभी मैंने बताई आपको। ठीक है, हेंस के तर्क अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार से, ठीक है, ज्वालामुखी लगातार उद्गार हो रहा है, इस उद्गार से महासागरीय परपट्टी में विभेदन या कह सकते हैं दरार पैदा हो जाती है। ठीक है, मतलब तर्क दे रहा है हेंस कि आपका जो महासागर है, उस महासागर में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होता है। उस विस्फोट से निकलने वाला लावा और उसी विस्फोट से आपके महासागर की जो परपट्टी है, जमीन है, उसमें दरार पैदा हो जाती है। ठीक है, अब दरार पैदा हो गई और लावा भी निकल रहा है। अब होगा क्या, देखिए, जब अब लावा निकल रहा है, अब लावा किधर जाएगा, आपके महासागर की परपट्टी के अंदर। ठीक है, जो दरार थी ना, दरार, उस दरार में भरना शुरू हो जाएगा। अगली बात में, जब लावा निकलता है और महासागरीय परपट्टी में उपस्थित दरारों में भरने लगता है। अब दरार बन गई, उस दरार के अंदर क्या हो गया, वो लावा भर रहा है, फिर क्या होगा, भरने लगता है और परिणाम स्वरूप महासागरीय परपट्टी में दरारों के दोनों तरफ परपट्टी लावे से विस्तारित या फिर लावे से दूर हटती जाती है। या आप कह दीजिए, देखो सुनिए, जब लावा निकलता है और महासागरीय परपट्टी में उपस्थित दरारों में भरने लगता है और परिणाम स्वरूप महासागरीय परपट्टी में दरारों के दोनों तरफ परपट्टी लावे से, या ये लाइन थोड़ी अटपटी लग रही है, ठीक है, इसको थोड़ा साफ करेंगे अपना, थोड़ा टफ लाइन हो गई। आप देखिए, इसको देखिए, जब लावा निकलता है, ठीक है, निकला, महासागरीय परपट्टी में उपस्थित दरारों में जब भरने लगता है, अब दरार में भर गया, अब भरकर क्या होता है, महासागरीय परपट्टी दोनों तरफ वो लावा उसको क्या करता है, धकेलता है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, लिखेंगे क्या, महासागरीय परपट्टी में उपस्थित दरार में लावे जाने से यह परपट्टी दोनों तरफ धकेलने लगती है। मतलब ये दूर दूर जाती है। ठीक है, मतलब ये दरार है, इस दरार में जब लावा भरेगा तो ये जो परपट्टी है, ये जो सतह है, ये इधर की साइड जाएगी, क्योंकि अंदर माल भर रहा है, लावा जा रहा है, और ये इधर जाएगी, धकेलेगा दोनों साइड, तो ये दूर दूर चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्या कहता है सुन लीजिए। हेंस जो है वो ये कह रहा है कि महासागरीय अधिस्थल का विस्तार इस प्रकार से हो रहा है। किस प्रकार से, कि जब लावा निकलता है और महासागर की परपट्टी में उपस्थित जो दरार है उसको जब भरता है, तो महासागरीय परपट्टी में उपस्थित दरारों में लावा जाने से यह परपट्टी दोनों तरफ धकेलने लगती है, मतलब दूर दूर हटने लगती है। ठीक है, और इस तरीके से लिखेंगे, इस प्रकार महासागरीय अधस्थल का विस्तार होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा।
हेंस ने एक बात और कही थी। हेंस के अनुसार ज्वालामुखी परपट्टी, ज्वालामुखी जो है वो ज्वालामुखी परपट्टी से जहां नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों के अंदर उनका विनाश भी होता है, क्योंकि वो आगे की ओर गर्तों में जाकर गिर जाती है। अब सपोज कीजिए, मान लीजिए ये आपकी दरार है, अब ये आपकी परपट्टी है, ये भी परपट्टी है। अब सोचिए यहां पर खाइयां हैं, खाई है ये खाइयां है, ठीक है। अब सोचिए, सपोज कीजिए कि इसमें लावा जब भरता है तो ये परपट्टी किधर की ओर बढ़ेगी, इधर की ओर। अब सोचिए कि इधर खाई है, ये परपट्टी और इधर खाई है, ये खाई है, तो ये पूरी की पूरी परपट्टी इस खाई में चली जाएगी, आगे बढ़ सर में। अब एक तरफ तो नीचे की जमीन का निर्माण हो रहा है, ये परपट्टी मान लीजिए यहां पे आ गई, एक परपट्टी यहां आ गई, दूसरी परपट्टी यहां आ गई, लावा इसमें भरता जा रहा है, तो एक परपट्टी तो आपकी खाई में चलेगी और एक जगह आपके नई सतह का निर्माण भी हो रहा है। तो यहां कहने का तात्पर्य, हेंस ने बहुत अच्छी बात भी कही है कि ज्वालामुखी परपट्टी से कहीं पर तो नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है। देखो ये हो रहा है, ये देखिए नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है, दोनों साइड जगह जब परपट्टी चली जाती है दूसरी साइड तो एक नई परपट्टी का निर्माण हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यही परपट्टी अगर मान लीजिए खाई में चली जाती है तो ये परपट्टी का तो क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पे तो नई परपट्टी बन रही है पर ये तो खाई में जाके गिर गई। मान लीजिए सपोज कीजिए इस परपट्टी के बाद में खाई है तो ये सारी की सारी परपट्टी इस खाई में चली गई, तो एक तरफ परपट्टी बनती है तो दूसरी तरफ परपट्टी का विनाश होता है। क्लियर? इसको, इस लाइन को भी मैं मेंशन कर देता हूं, बहुत अच्छी लाइन है ये, ठीक है। क्या लिखेंगे, हेंस के अनुसार, ठीक है, हेंस के अनुसार। हेंस ने क्या बताया, हेंस के अनुसार बताया ज्वालामुखी परपट्टी से, ज्वालामुखी परपट्टी से जहां नई परपट्टी का निर्माण होता है, जहां नई परपट्टी का निर्माण होता है तो दूसरी तरफ, ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या, महासागरीय गर्तों में इनका विनाश भी होता है। गर्त का मतलब गड्ढा, खाई, ठीक है, जो महासागर में। दूसरी तरफ महासागरीय गर्तों में इन परपट्टी का क्या होता है, विनाश होता है। बोलिए आगे बात सब में। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। महासागरीय अधिस्थल विस्तार की परिकल्पना का प्रतिपादन 1961 में हुआ, किसने किया, हेंस ने किया। हेंस के तर्क के अनुसार महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार होता है और फिर महासागरीय परपट्टी में दरार पैदा भी करता है। अब लावा निकलेगा ज्वालामुखी से, तो ये लावा महासागरीय परपट्टी में उपस्थित जो दरार है उस दरार में भर जाएगा। दरार में जैसे ही भरेगा तो दरार में उपस्थित जो लावा है वो दोनों परपट्टी को दूर की तरफ धकेलेगा, दूर धकेलेगा, ठीक है। तो जब वो दूर धकेलेगा तो बीच की जमीन निकल के आएगी और उससे आपके महासागरीय अधिस्थल के विस्तार को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। एक तरफ तो आपके नई परपट्टी का निर्माण होता है, जो भी परपट्टी मैंने बताई डायग्राम से, और एक तरफ विनाश भी होता है, क्योंकि परपट्टी जब खिसकेगी और गलती से भी अगर खाई की तरफ बढ़ गई तो वो सीधी की सीधी परपट्टी कहां चली जाएगी, खाइयों के अंदर चली जाएगी, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए बात करें अगर पुराने समय में अगर हम जाएं तो आपने देखा होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो कि एल्फ्रेड वेगनर ने उस सिद्धांत के बारे में बताया था। उस जमाने में जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताया गया था, उस जमाने में सागरीय अधिस्थल के विस्तार के तथ्यों को उजागर नहीं किया गया, तो उस टाइम तो पता ही नहीं था। लेकिन फिर बाद में जो आपकी जो चट्टाने हैं, उन चट्टानों के जो पूरा चुंबकीय जो अध्ययन है, ठीक है, पुरातत्व जो चुंबकीय अध्ययन, उनका अध्ययन किया गया। फिर उसके अलावा महासागरीय तल के जो मानचित्र होते हैं, जब मानचित्र आए, जमीन के अंदर का मानचित्र जब आया तल का, उसके बाद में हमें पता चला कि महासागरीय अधिस्थल का विस्तार होता है। सही में आई बात। इस लाइन को भी मैं मेंशन कर देता हूं, क्या लिखेंगे, महासागरीय
द्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के समय सागरीय अधस्थल विस्तार के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, उस जमाने में सागरीय अधस्थल का विस्तार हुआ है, इसके बारे में नहीं पता था लोगों को, लेकिन फिर बाद में जब खोजें हुई, ठीक है, बाद में चट्टानों के चुंबकीय अध्ययन व महासागरीय स्थल या तल कह दीजिए, महासागरीय अधस्थल के मानचित्रण से हमें पता चला कि सागरीय अधस्थल का विस्तार होता है। मतलब जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आया था तब तक हमको यह नहीं पता था कि महासागर के अंदर का जो तल है वो भी विस्तारित होता है। जब धीरे धीरे खोजें हुई, तथ्यों उजागर हुए, तो फिर पूरा चुंबकीय अध्ययन था चट्टानों का, उसके बारे में पता चला कि किस प्रकार चट्टानें खिसकती है। फिर बाद में आपके मानचित्रण की भी विधियां आई, महासागरीय तल के मानचित्रण के ऊपर कार्य किया गया। मानचित्र को देखा, एक बार जब मानचित्र बनाया तो आपको थोड़ा मानचित्र इतना सा दिख रहा था, फिर बाद में देखा दोबारा 5 साल 10 साल बाद में मानचित्र बनाया तो ये थोड़ा बढ़ गया, ठीक है, इसकी आकृति बढ़ गई। तो इससे ये पता चल गया कि भैया कहीं ना कुछ ना कुछ तो है, आपके महासागर के अंदर कुछ ना कुछ तो बदलाव होता है, महासागर के अंदर के तल के विस्तार होते हैं। इसलिए हेंस ने कई तर्क भी दिए। ठीक है, यहाँ पे अगली लाइन आपको लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, ऐसे कई तथ्य का मतलब प्रूफ है। महासागरीय सागरीय अधस्थल विस्तार के प्रमुख तथ्य कौन कौन से, इससे ये पता चल गया कि आपका सागरीय अधस्थल का विस्तार होता है। तो अगला पॉइंट डालेंगे क्या, सागरीय अधस्थल के विस्तार के प्रमुख तथ्य। अब मैं आपको वो सबूत देने वाला हूं जिससे आपको ये पता चल जाएगा। जैसे अब तक तो मैं जितने भी दे रहा हूं वो सबूत ही है। जैसे कि सबसे पहला सबूत क्या है, 4-5 सबूत दिए तो इसने तथ्य दिए थे। पहला सबूत तो यही था कि मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी उद्गार से बड़ी मात्रा में क्या निकलता है, लावा, और यही लावा आपके महासागरीय या सागरीय अधस्थल के विस्तार में सहयोग भी करता है। ठीक है, इसी लावे से। तो पहला तथ्य तो आपका यही है, क्या, जो भी मैंने एक डायग्राम से भी समझाया था कि आपके जो कटक थे उस कटक से जो ज्वालामुखी निकलता है उस लावे से, जो दरारों में जब लावा भरता है तो दरारें में लावे भरने से वो महासागरीय परपट्टी दूर दूर खिसक जाती है और एक बड़े विस्तार को जन्म देते हैं। तो यहां पर जो मध्य महासागरीय जो कटक है, मध्य महासागरीय कटकों में ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, यह लावा क्या काम करता है, यही लावा मध्य महासागरीय या सागरीय अधस्थल का विस्तार करता है। जो भी मैंने अभी आप डायग्राम बताया, तो पहला तथ्य तो इंपॉर्टेंट यही है, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य वो यही है, क्या, कि मध्य महासागरीय कटकों में ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, यह लावा सागरीय अधस्थल का क्या करता है, विस्तार करता है। पहला तथ्य तो ये हो गया। दूसरा तथ्य क्या है, दूसरा सबूत क्या है, दूसरा सबूत यह है कि महासागरीय कटक के मध्य के भाग जो है, जो आपके दरार वाले पार्ट है, उनके दोनों तरफ की जो दूरी है वो समान पाई जाती है।
चट्टानों के निर्माण का समय देख लीजिए, वो भी समान है। संरचना देख लीजिए, वो भी समान है। संगठन देख लीजिए, वो भी समान है। चुंबकीय गुण देख लीजिए, वो भी समान है। चट्टानों की आयु और उसकी नवीनता जैसे गुणों को अगर देखें तो वो भी समान है। तो मतलब ये कि दोनों तरफ की जो स्थिति है, दोनों तरफ की स्थिति जो बढ़ने की स्थिति है, वहां पर भी वही है और इधर भी वही है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि लावे से ही वो परपट्टी का निर्माण हुआ है और वही परपट्टी सागरीय अधिस्थल के विस्तार में एक सहयोग भी करता है। ठीक है, अब आपको कैसे मेंशन करना है, देखिए पहली लाइन आपको लिखनी है क्या, महासागरीय कटक। ठीक है, आपके महासागर जो कटक है, उस कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ, ठीक है, आपका महासागर कटक मतलब जो चट्टानें हैं, श्रृंखलाएं हैं, उन चट्टानों के मध्य का जो भाग है, उनके दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टान के निर्माण का समय एक जैसा है। ठीक है, ये लाइन सही बैठेगी कि सागरीय कटक के मध्य भाग के दोनों तरफ समान दूरी पर, दोनों तरफ समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टान, अब वो चट्टान जो है उसके निर्माण का समय क्या, एक जैसा है। अब इससे यह सिद्ध होता है कि हां, आपके सागरीय अधिस्थल का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है। तभी तो एक चट्टान उससे बहुत किलोमीटर दूर है, पर है तो एक ही लावे का भाग, एक ही लावे से बनी हुई है। तो इससे यह भी सिद्ध हो गया कि सागरीय कटक के मध्य का भाग जो है वो दोनों तरफ देखे तो समान दूरी पर पाई जाने वाली चट्टानों के निर्माण का समय एक सा है। ठीक है, एक सा तो निर्माण समय है। दूसरा, उसकी संरचना को देखिए, संरचना को देख लीजिए, चाहे उसके संगठन को देख लीजिए, एक जैसे मिलेंगे। उसके चुंबकीय गुण में समानता मिलेगी। ठीक है, उसकी आयु देख लीजिए, आगे असर में उसकी आयु देख लीजिए, उसका नवीनपन जैसे गुणों में क्या मिलेगी, समानता मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि वो एक ही कटक से निकलने वाले ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकला है, उस लावे से ही तो इस परपट्टी जो जमीन की सतह का विस्तार हुआ, उसी लावे से हुआ। अब वो लावा कितनी दूर तक फैला हुआ है, उस फैलाव से जितनी भी चट्टानें बनती है तो उनकी तो निर्माण का समय तो एक ही होगा ना, उसकी संरचना भी एक जैसी होगी, उनका संगठन भी होगा। क्यों, क्योंकि वो एक ही लावे या एक ही ज्वालामुखी से विस्फोट होने वाले लावे से बनी, उनकी आयु भी एक जैसी होगी। ठीक है, तो ये दो समानता आपको मैंने, दो तथ्य आपको मैंने बता दिए। दोनों ही तथ्य सागरीय अधिस्थल के विस्तार के प्रमुख तथ्य माने जाते हैं। और भी देखिए, दो तथ्य और बताऊंगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु कौन सा तथ्य है, वो तथ्य जिसके अंतर्गत आपको पता चलेगा कि महासागरीय जो अधिस्थल उसका विस्तार हुआ। आप देखिए, महासागरीय परपट्टी की चट्टानों को देखिए और महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों को देखिए। महासागरीय परपट्टी की जो चट्टानें होती है बिल्कुल न्यू फ्रेश होती है, जबकि महाद्वीपीय परपट्टी की जो चट्टानें होती है वो पुरानी होती है। महासागरीय परपट्टी की चट्टानें कहीं भी 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है, जबकि महाद्वीपों पे जो चट्टानें वो आपको बहुत ही पुराने समय की आपको मिल जाएगी। तो ये भी सिद्ध होता है कि महासागर के अंदर आपके अधिस्थल का विस्तार होता रहता है। जैसे जैसे लावा निकलता रहता है, वो लावा परपट्टी की दरारों में भरता जाता है और वो विस्तार की जो प्रक्रिया है वो हर समय चलती रहती है। ठीक है, तो इसको मेंशन कर देंगे, लिखेंगे क्या, महासागरीय परपट्टी। ठीक है, महासागरीय परपट्टी की चट्टानें महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों से नवीन है। आगे बात समझ में, महासागरीय चट्टानें कैसी है, नवीन। ठीक है, ये चट्टानें कहीं पर भी 20 करोड़ वर्ष से ज्यादा पुरानी नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर का तथ्य क्या कहता है,
चौथे नंबर का तथ्य ये कहता है कि गहरी खाई जो होती है उस खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर होते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र जो होते हैं वहां पर भूकंप उद्गम जो होते हैं वो कम गहराई पे होते हैं। ये भूकंप भी एक दरार का काम करती है और इन्हीं दरारों के अंदर जो लावा होता है वो भरता है और फिर आपकी इन्हीं परपट्टी का क्या होता रहता है, विस्तार होता है। तो कहीं ना कहीं भूकंप भी एक अहम योगदान देते हैं आपके महासागरीय अधिस्थल के विस्तार के अंदर। ठीक है, तो इस लाइन को कैसे लिखेंगे, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम अधिक गहराई पर होते हैं। ठीक है, गहरी खाइयों में भूकंप के उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर होते हैं। ठीक है, और मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं जहां पर आपके लावे निकलते हैं उस जगह की बात कर रहा हूं, वहां पर भूकंपों के जो केंद्र होते हैं वो कम गहराई पर होते हैं और यही भूकंप आपके महासागरीय परपट्टी में दरार का काम करता है और इन्हीं दरारों के अंदर जब लावा भर जाता है तो वो दूर दूर चली जाती है और महासागरीय अधिस्थल का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है। ठीक है, जबकि मध्य महासागरीय कटकों में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं। ये भूकंप महासागरीय या सागरीय अधस्थल के विस्तार में योगदान करते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखो दोनों चीजें इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये दोनों ही बिंदु आपके महासागरीय स्थल के विस्तार के एक प्रमुख तथ्य माने जाते हैं। ये तथ्य तो क्या कह रहा है कि महासागरीय परपट्टी की जो चट्टान है वो महाद्वीपीय परपट्टी की चट्टानों से अधिक नवीन है। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये साबित हो रहा है कि आपका जो महासागर है इस महासागर के अंदर तो लावा जो होता है वो निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। ठीक है, ये आपका महासागर है, इस महासागर में जो ज्वालामुखी है वो विस्फोट होता रहता है और लावा निकलता रहता है और आपका जो विस्तार है किसका, महासागरीय अधिस्थल का विस्तार होता रहता है, विस्तार होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्योंकि ज्वालामुखी के लावे से, और इससे यह सिद्ध होता है कि जब लावा निकलेगा तो नई नई चट्टान बनेगी। ठीक है, अब नई नई जब लावा निकलता रहेगा तो नई नई चट्टान ही रहेगी। तो इससे ये साफ सिद्ध हो रहा है कि महासागर के अंदर जो लावा निकल रहा है बार बार, उससे आपके महासागर के अंदर भी विस्तार चलता रहता है। अब सेकंड चीज मैंने क्या बताई, गहरी खाइयों में भूकंप उद्गम केंद्र अधिक गहराई पे होते हैं, जबकि मध्य महासागरीय कटक, अब मैं ये मध्य महासागरीय कटक इसलिए कहूंगा क्योंकि ये वही कटक है जहां पर आपके ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं वो लावा निकलते हैं। अब इन कटकों के पास में भूकंप के उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं। यहां जो कटक होते हैं यहीं पर परपट्टी होती है, जमीन सतह होती है, उन्हीं सतह के ऊपर कम गहराई पर जब भूकंप उत्पन्न होंगे तो उस परपट्टी में दरारें हो जाती है। उन दरारों के अंदर ये लावा जो है वो लावा प्रवेश कर जाता है और फिर वही प्रक्रिया होती है जो मैंने आपको शुरू में बता दी थी। जमीन जो होती है उन दरारों के अंदर जो लावा भरेगा तो वो जमीन जो है वो दूर हटती चली जाएगी और इस प्रकार से आपके महासागरीय अधिस्थल का विस्तार होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज मैंने हेन्स के द्वारा बताया गया सागरीय अधिस्थल विस्तार के बारे में बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं।